आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है। हम इनको डिफाइन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेफर टू द वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हम इन रेडिएशंस को रेफर करते हैं वेव के तौर पे, जिसमें क्या होता है कि दो तरह के फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये दो तरह के जो फील्ड होते हैं क्या करते हैं, प्रोपोगेट थ्रू स्पेस में प्रोपोगेट करते हैं, कैरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट एनर्जी। जब ये दो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं प्रोपोगेट करते हैं स्पेस में, तो उस दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, रेडिएंट एनर्जी। तो सिंपल वे से हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो पोजेस करती हैं रेडिएंट एनर्जी को। इसके अलावा जब भी हम किसी चीज़ को वेव के तौर पर लेते हैं तो उसके हम वेव के 3 पैरामीटर जो वो डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली नंबर 1 पे आपके पास वेवलेंथ, नंबर 2 पे आपके पास एम्पलीट्यूड, नंबर 3 पे आपके पास होती है फ्रीक्वेंसी। हम वेवलेंथ को डिफाइन कैसे करते हैं, वेवलेंथ होती है बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट का जो दरमियानी फासला होता है हम उसको कहते हैं वेवलेंथ। और इसके अलावा जो एम्पलीट्यूड होता है मेन पोजीशन से अबव जो वेव का डिस्टेंस होता है हम उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाउ मैनी साइकिल आर कवर्ड इन 1 सेकेंड, हम उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होती है उतनी कम जो है वो वेवलेंथ होती है। अगर हम इसको इंटरप्रेट करना चाहें कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल होती है किसके, एनर्जी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। इसके अलावा अगर हम इस वेव को मज़ीद जो है वो कन्फिगर करना चाहें तो ये एबव जो आपके पास होता है मेन पोजीशन से उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और मेन पोजीशन से जो बिलो होता है हम उसको ट्रफ कहते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने कहा कि इसमें दो तरह के जो पैरामीटर होते हैं, दो तरह के जो हैं वो इसमें ऑसिलेशंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन। ये दो तरह की जो ऑसिलेशन हैं 90 के एंगल पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दो तरह की जो आपके पास क्या है ऑसिलेशन 90 के डिग्री के ऊपर जो है ना अप्रोच करती हैं और प्रोपोगेट करती हैं। इनकी जो प्रोपोगेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम नाम देते हैं रेडिएंट एनर्जी का, हम उसको नाम देते हैं। इनको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैन बी डिफाइन एज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की फॉर्म है दैट इज प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस। द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक जो फील्ड होते हैं वो 90 के डिग्री के ऊपर अप्रोच करते हैं, और कंबाइन वेव जो मूव करती है परपेंडिकुलर होती है टू दी बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग फील्ड जो होते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, और इसके अलावा ये स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे हम ऑब्टेन करते हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 7 तरह की होती है। नंबर 1 आपके पास है गैमा रेस, नंबर 2 एक्स रेस, नंबर 3 अल्ट्रा वायलेट, नंबर 4 विजिबल लाइट, नंबर 5 इंफ्रारेड, नंबर 6 माइक्रोवेव्स, नंबर 7 रेडियो वेव्स। ये सारी की सारी जो रेडिएशंस हैं जब हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में तरतीब देते हैं ऑन द बेस ऑफ वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी, मोस्टली जो है हम वेवलेंथ की बेस पे जो है अरेंज करते हैं। जब हम इन रेस को अरेंज करते हैं तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सिंपल वे से हम ये कन्वे कर सकते हैं ये सारी की सारी जो 7 तरह की रेडिएशंस हैं जब हम इनको डिस्प्ले करते हैं ऑन द बेस ऑफ फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले जो है इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है जिसकी रेंज है 0.01 नैनोमीटर, किसकी है, गैमा रेस की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे जो आपके पास क्या है वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है। अगर वेवलेंथ कम होती है तो उसका क्या मतलब है, फ्रिक्वेंसी उसकी हाई होगी, और इसके अलावा जो एनर्जी होगी वो भी हाई होगी, फ्रिक्वेंसी भी हाई होगी और इसके अलावा एनर्जी भी हाई होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे लास्ट पे देख सकते हैं जो आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की रेंज होती है उसको कहते हैं हम रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की यहाँ पे जो बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट का जो दरमियानी फासला होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कम होती है, और एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है, और फ्रिक्वेंसी भी कम होती है, और वेवलेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो सारी की सारी आपके पास रेज हैं जब हम इनको तरतीब देते हैं ऑन द बेस ऑफ फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है हम उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इज द मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस।
absorbed or emitted when molecule or atom or ion of a sample moves from one energy state to another energy state. हम सिंपल ये कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्या होती है, इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर, इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद सैंपल। इस दौरान होता क्या है कि सैंपल में जो एटम होते हैं या जो आयंस होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से मूव कर जाते हैं, किस में मूव कर जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट की तरफ जो मूव कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और स्पेसिफिक अगर हम करना चाहें कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इज़ द टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच लाइट ऑफ अल्ट्रावायलेट region range 200 to 400 nanometer absorbed by molecule which result in excitation of the electron from ground state to higher energy state। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जिसमें क्या होता है जो EMR होती हैं वो किस रेंज में होती हैं, यूवी विजिबल रीजन में जो होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं, किसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती हैं। जो सैंपल में या मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है और किसके ऊपर जो है वो बेस करता है। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल कंटेनिंग एटम और मॉलिक्यूल। हम सिंपल वे से ये कह सकते हैं जो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड करता है सैंपल की मेजरमेंट पे, जिसमें क्या होता है कि एटम और मॉलिक्यूल होते हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड रेडिएशंस बाय सैंपल वर्सेस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये एक ग्राफ होता है जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ और इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड रेडिएशंस के अगेंस्ट जो है वो हम प्लॉट करते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर एक कंप्यूटर जो है कंपोनेंट है, हम ये कह सकते हैं जो कंप्यूटर के ज़रिए जो है ऑपरेट करता है। इस इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन टू मेजर द स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड। जो हमारे पास सैंपल है या जो एनालिसिस कंपाउंड है उसके स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है हम उसको नाम देते हैं स्पेक्ट्रोमीटर का। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास कुछ जो है वो बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको फिंगर टिप पे आने चाहिए। ये बेसिक पॉइंट्स, सबसे पहला जो पॉइंट है, बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ रिलेटेड टू इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो क्या करती है, वो रिलेट करती है इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। मैटर की जो इंट्रैक्शन है विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके साथ जो है वो रिलेट करती है। जो पहला पॉइंट है ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, एज लाइट इज़ एब्जॉर्ब बाय मैटर द रिजल्ट इज़ इन इंक्रीज इन एनर्जी कंटेंट ऑफ एटम आर मॉलिक्यूल। जैसे ही लाइट जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि जो एनर्जी कंटेंट है सैंपल का या मॉलिक्यूल का उसमें इन्हेंसमेंट आती है एनर्जी की। जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होती है तो वो क्या होता है, सैंपल में जो एनर्जी होती है, एनर्जी कंटेंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। When अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब, जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब होती हैं, दिस रिजल्ट इन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टूवर्ड दी हायर एनर्जी स्टेट। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होती है तो जो एनर्जी कंटेंट है वो क्या होता है, इनहेंस हो जाता है। एज एनर्जी कंटेंट इंक्रीजेस, जैसे ही एनर्जी कंटेंट इंक्रीज़ होता है तो जो सैंपल में आपके पास ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वो मूव कर जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट। लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। मीन दैट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। ये आपके पास एक ग्राउंड स्टेट होती है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जो है वो मूव करते हैं जैसे ही लाइट इंटरेक्ट करती है और एब्जॉर्ब होती है सैंपल में या मॉलिक्यूल में। और इसके अलावा ये हमारे पास एक एडिशनल पॉइंट है कि मॉलिक्यूल्स, सैंपल जो कि हमारे पास एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है उसमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन मीन दैट जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिनको हम एन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, कैन एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट टू एक्साइट दीज इलेक्ट्रॉन टू हायर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, वो भी हाई एनर्जी स्टेट में जो है वो चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं पॉसिबल ट्रांजिशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास कितनी तरह की जो है वो ट्रांजिशन हो सकती हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं वो क्या करती हैं, EMR स्ट्राइक करती हैं किसके ऊपर, सैंपल के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करती हैं। EMR क्या करती हैं, मैटर या सैंपल के ऊपर जो है वो फॉल करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। ये हमारे पास सैंपल है, जैसे ही इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, इंटरेक्ट करेंगी, तो उसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा इन रेस का, इन रेडिएशंस का। जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगा तो उसका जो एनर्जी कंटेंट है वो क्या करेगा, वो रेज कर जाएगा। एनर्जी कंटेंट जैसे ही रेज करेगा तो उस मालिक्यूल या उस सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ग्राउंड स्टेट के, वो एक्साइटेड स्टेट में जो है वो मूव कर जाएंगे। ग्राउंड स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये बात आपकी जो है ना अपने माइंड में होनी चाहिए कि जो हम रेडिएशन चूज़ कर रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसकी रेंज होनी चाहिए 200 से लेके राउंड अबाउट आपके पास होनी चाहिए 800 की नैनोमीटर की रेंज में जो है ना आपके पास रेडिएशन होनी चाहिए जो आपने फॉल करवानी है सैंपल के ऊपर। जैसे ही आप सैंपल के ऊपर फॉल करवाएंगे तो उसकी जो एनर्जी कंटेंट होगा वो रेस करेगा। जैसे ही एनर्जी कंटेंट रेस करेगा तो उसमें एक्साइटेशन होगी, इलेक्ट्रॉन जो होंगे मॉलिक्यूल के वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। ये वाली जो एक्साइटेशन है इसको हमने नाम दिया हुआ है ट्रांजिशन का। अब ये कितनी तरह की ट्रांजिशन होती है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है। तो 6 तरह की जो है वो एक्साइटेशन या ट्रांजिशन जो है पॉसिबल हैं। नंबर 1 सिग्मा से सिग्मा स्टार, नंबर 2 पाई से पाई स्टार, नंबर 3 एन से सिग्मा स्टार, नंबर 4 एन से पाई स्टार, नंबर 5 सिग्मा से पाई स्टार, नंबर 6 पाई से सिग्मा स्टार की जो है हमारे पास पॉसिबल ट्रांजिशन होती हैं। अब ये वाली ट्रांजिशन टोटली बेस करती हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है। ये सारी की सारी जो है वो ऑब्जर्व की गई हैं। अब इस डायग्राम को इंटरप्रेट करने के लिए अगर हमने इसको ब्रीफली इंटरप्रेट करना है तो उसके लिए हमें बेसिक कंसेप्ट का जो है ना वो सहारा लेना पड़ता है। उसके लिए हमें MOT जो है वो अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि MOT होती क्या है। MOT के मुताबिक अगर दो अटामिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे। इसका सिंपल वे से अगर मैं बताऊं कि दो अटामिक ऑर्बिटल अगर आपके पास कंबाइन होते हैं तो दो न्यू तरह के जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे। एक बॉन्डिंग वाला होगा और एक जो है वो एंटी बॉन्डिंग वाला जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और जो एंटी बॉन्डिंग है वो बॉन्ड ब्रेकिंग में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात करेंगे सिग्मा कब बनेगा और पाई कब बनेगा। जब एस के एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन होंगे, एस के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो आपके पास सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड के साथ आपके पास जो है वो एंटी सिग्मा बॉन्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे एंटी सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो आपके पास जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम बात करें पाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसे जनरेट होगा कि अगर आपके पास पी के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो आपके पास एक पाई जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा और एक पाई स्टार या एंटी पाई स्टार जो है वो आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से ये वाली जो आपके पास लाइन है इसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिनको हम एन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो इस डायग्राम को अगर हम सिंपली यहाँ पे इंटरप्रेट करें, ये आपके पास जो लाइन है एन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की ये वाली जो लाइन है यहाँ पे हमने प्लेस की हुई है। इसके अलावा ये आपके पास सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और यहाँ पे आपके पास ये सिग्मा स्टार या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसके अलावा ये आपके पास पाई बॉन्डिंग और ये आपके पास पाई स्टार बॉन्डिंग जो है वो आपके पास ऑर्बिटल है। दूसरी बात, अगर आप इसको मज़ीद अगर देखना चाहो तो ये वाले जो ऑर्बिटल होते हैं इनको कहते हैं अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल और इसको कहते हैं हम ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो का नाम देते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसके अलावा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हम उनको नाम देते हैं लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपके पास लीमो होता है और ये आपके पास होमो होता है।
तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो स्ट्राइक करती हैं सैंपल के ऊपर, एनर्जी कंटेंट में इन्हेंसमेंट आती है, उसके नतीजे में क्या होता है, आपके पास एक्साइटेशन होती है। और ये डिपेंड करता है कि एक्साइटेशन कौन सी हो सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक भी एक्साइटेशन हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है आपके पास, और इसके अलावा यहाँ से आपके पास यहाँ तक एक्साइटेशन। तो 6 तरह की जो एक्साइटेशन है वो आपके पास पॉसिबल है, और ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है। अब हम बात करते हैं 4 तरह की जो पॉसिबल ट्रांजिशन है। नंबर 1 सिग्मा से सिग्मा स्टार, नंबर 2 पाई से पाई स्टार, नंबर 3 एन से सिग्मा स्टार, नंबर 4 एन से पाई स्टार। इन 4 पॉसिबल ट्रांजिशन को हम नाम देते हैं अलाउड ट्रांजिशन का, हम इनको नाम देते हैं अलाउड ट्रांजिशन का, या फिर हम इनको नाम देते हैं अलाउड एक्साइटेशन का, इनको हम नाम देते हैं। अलाउड ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एक्साइटेशन की जो पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं या एक्साइट कर जाते हैं। अगर उनकी जो एक्साइटेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ अगर वो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है एक्साइटेशन की, तो हम उसको नाम देते हैं अलाउड ट्रांजिशन का। अब हम बात करते हैं, इनको स्पेसिफिक करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है सिग्मा से सिग्मा स्टार। इसमें क्या होता है कि जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में जाते हैं, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जो है मूव करते हैं। हम 3 चीज़ें जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इसके लिए हमें एनर्जी कितनी रिक्वायर है, और इसके अलावा जो इसकी एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन सी हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट कर जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। सिग्मा जो आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, जो आपके पास सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो है मूव कर जाते हैं। इसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है वो लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सिग्मा और सिग्मा स्टार के दरमियान जो गैप होता है वो लार्ज होता है। इसको हम ग्राफिकली जो है वो इंटरप्रेट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन सी जो एग्जाम्पल हैं इसमें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। हम बात करेंगे कि ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनमें क्या हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो या सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिग्मा बॉन्ड हो। तो इस तरह की जो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है या जो एक्साइटेशन है वो पॉसिबल होती है। हम बात करते हैं मीथेन की। मीथेन के जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, या हम ये कह सकते हैं इसमें 4 जो है वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो ये जो मीथेन है ये शो करता है ट्रांजिशन सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करता है, और इसकी जो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है या जो एक्साइटेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 to 5 नैनोमीटर। इसके अलावा हम बात करते हैं नंबर 2 पे हमारे पास है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन या पाई से पाई स्टार एक्साइटेशन। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल के होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में जो है वो मूव कर जाते हैं। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं और इसके लिए हमें एनर्जी जो है वो कितनी रिक्वायर होती है। हम बात करते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में एक्साइट कर जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में जो है वो क्या कर जाते हैं, एक्साइट कर जाते हैं या मूव कर जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन सी है आपके पास, जो एग्जाम्पल है इसमें कार्बन के वो कंपाउंड या वो कंपाउंड जिनमें क्या होते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बोनाइल में डबल बॉन्ड होता है, नाइट्राइल में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस तरीके से जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं आपके पास वो सारे के सारे जो इस तरह के जो कंपाउंड हैं आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो पाई से पाई स्टार जो है वो ट्रांजिशन शो करते हैं, और इसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है वो कम अमाउंट में चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा से सिग्मा स्टार। और अगर हम स्पेसिफिक करना चाहें कि हमारे पास जो एल्कीन है उसकी जो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है या जो उसकी एक्साइटेशन की जो वैल्यू है वो है 172 to 205 नैनोमीटर। और नंबर 3 पे हम बात करते हैं, हमारे पास है एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन या एन से सिग्मा स्टार एक्साइटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कार्बन के वो सैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें क्या होते हैं आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किस में जाते हैं, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जो है वो मूव करते हैं। एन क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन प्रोवाइड करता है, ये हेट्रो एटम जो है प्रोवाइड करते हैं। इनसे जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो किस में मूव कर जाते हैं, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जो है वो मूव कर जाते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड कार्बन के जो सैचुरेटेड होते हैं जिनमें क्या होते हैं
आपके पास उनके साथ हेट्रो एटम होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनमें n से सिग्मा स्टार जो है वो ट्रांजिशन एग्जिस्ट करती है या एब्जर्व होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी जो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ये वाली n से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं, जिनकी लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है अराउंड अबाउट 150 टू 250 नैनोमीटर। और इसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है वो भी कम अमाउंट में चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू पाई स्टार और सिग्मा टू सिग्मा स्टार। नंबर 4 पे हम बात करते हैं n से पाई स्टार ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है कि जो n के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में मूव करते हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल में जो है वो मूव करते हैं। तो इसमें एग्जांपल कौन सी है, इसमें पहली बात हमने की कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं किस में मूव करते हैं, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में जो है वो मूव करते हैं। कार्बन के वो कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड होते हैं, जिनके साथ हेट्रो एटम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर हो, कार्बन के वो कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड होते हैं और उनके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, तो वो इस तरह की जो ट्रांजिशन है उनमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये जो ट्रांजिशन है इसमें जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो पिछली हमने 3 ट्रांजिशन जो है डिस्कस की हैं, सबसे ज़्यादा जो ट्रांजिशन जो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो इसकी होती है, और सबसे कम जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है ट्रांजिशन या एक्साइटेशन के लिए वो इस ट्रांजिशन में जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करते हैं, ये आपके पास जो है वो एक डायग्राम है जिसमें क्या है आपके पास कि आपको ये बताया गया है कि ये आपके पास जो है ना ऑक्युपाइड लेवल है, और ये आपके पास जो है वो अनऑक्युपाइड लेवल है। जो अनऑक्युपाइड लेवल होता है हम इसको कहते हैं लीमो और लोएस्ट अनऑक्युपाइड जो मोलेकुलर ऑर्बिटल होते हैं, और इसके अलावा जो ऑक्युपाइड लेवल होता है हम इसको नाम देते हैं होमो का हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ये ऑर्बिटल जो होते हैं रिच इन इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये वाले जो ऑर्बिटल होते हैं क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पुअर इन इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सिग्मा से सिग्मा स्टार की जो ट्रांजिशन हमने कहा कि वो क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो गैप है आपका वो मैक्सिमम होता है। इस वजह से सिग्मा से सिग्मा स्टार जो होती है वो क्या होती है, एक्साइटेशन, उसके लिए हमें लार्ज एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। अगर हम बात करें ये आपके पास पाई जो ऑर्बिटल है, पाई से पाई स्टार, ये पाई स्टार ऑर्बिटल है और ये पाई ऑर्बिटल है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा से सिग्मा स्टार जो होती है वो हमें कम रिक्वायर होती है। इसके अलावा अगर ये एक्साइटेशन एन से सिग्मा स्टार हो तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी एज़ कम्पेयर टू एन से पाई स्टार में, क्योंकि एन से पाई स्टार जो होता है वो क्या होता है, करीब होता है। इस वजह से हमें जो एनर्जी होती है वो कम रिक्वायर होती है। एन से पाई स्टार सबसे कम होती है, और इसके अलावा उसके बाद एन से सिग्मा स्टार ज़्यादा होती है, और उसके बाद पाई से पाई स्टार जो होती है वो ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है सिग्मा से सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है, वो एक्साइटेशन की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास नंबर 5 में है जो एक्साइटेशन है, जो ट्रांजिशन है, वो सिग्मा से पाई स्टार, पाई से सिग्मा स्टार। ये वाली जो ट्रांजिशन है वो सिर्फ थियोरेटिकली जो है वो पॉसिबल हैं, इनको हम फॉरबिडन ट्रांजिशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखी हैं कि जो आपके पास एन से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार, इनकी जो रेंज होती है वो 200 नैनोमीटर की रेंज में होती है, और फ्यू डॉट जो है वो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम आता है यूवी में। अब हम बात करेंगे कि फॉरबिडन ट्रांजिशन, इसका क्या मतलब है कि सिग्मा से ये यहाँ आपके पास जो सिग्मा होता है ये आपके पास स्टार, ये वाली ट्रांजिशन, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन है। वो थ्योरेटिकली हम लेते हैं कि ये इसके चांसेस इलेक्ट्रॉन के बहुत कम होते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएँ। जो पॉसिबिलिटी वो ये होती है कि पाई से पाई में जाएँ, एन से पाई में जाएँ, एन से सिग्मा में जाएँ, या फिर ये होता है कि सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाएँ। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि जो एस के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किस में चले जाएँ, पाई स्टार में चले जाएँ। या फिर ऐसा हो कि जो पाई के ऑर्बिटल हैं, सॉरी पाई के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में चले जाएँ, सिग्मा स्टार में जो है वो चले जाएँ। तो ऐसा बहुत कम होता है, तो हम इनको फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमोफोर की। क्रोमोफोर को स्टडी करने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, मीन दैट के उसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ में शिफ्ट हो जाएगी। क्रोमोफोर अब क्या होते हैं, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का पार्ट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्टिंग कलर, ये कलर को जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, इस वजह से हम इनको नाम देते हैं क्रोमोस्फीयर्स।
इसके अलावा सेकेंडली हम इनको डिफाइन करते हैं द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। बेटा एक बात याद रखना कि जब भी किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड हो तो उनकी जो वेव लेंथ होगी, लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होगी 200 से अबव होगी, और उनमें जो ट्रांजिशन होगी वो होगी n से पाई स्टार और पाई से पाई स्टार की जो है वो ट्रांजिशन होगी। हमारे पास कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो इंपोर्ट करते हैं कलर, वो है NO2, N डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड S। ये वो वाले फंक्शनल ग्रुप हैं जो क्या करते हैं, कलर इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम अगर इसको फर्दर इंटरप्रेट करें कि एसीटोन जो होता है उसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 279 नैनोमीटर होती है, और साइक्लोहेक्सेन जो होता है उसकी लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है 291, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में बड़ा होता है इस वजह से इसमें लिटिल बिट जो होती है वो इसमें वेवलेंथ जो होती है ज़्यादा रिकॉर्ड होती है। और जबकि अगर हम दोनों की बात करें, दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है एक ही मल्टीपल बॉन्ड होता है, इस वजह से इनकी जो रेंज होती है कंपेरेबल होती है अराउंड अबाउट। इसके अलावा अगर हम बात करें व्हेन डबल बॉन्ड आर कॉन्जुगेटेड, जब डबल बॉन्ड जो होते हैं वो कॉन्जुगेट होंगे तो उसमें क्या होगा, लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होगी शिफ्ट करेगी टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ। ये बात आपने याद कर लेनी है। तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे पास 1,5 हेक्साडाइन है, उसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है 178 नैनोमीटर है। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास 2,4 हेक्साडाइन जो उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो होती है 227 नैनोमीटर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होती है, इसमें अल्टरनेटिव 2 डबल बॉन्ड हैं जिसकी वजह से इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो ज़्यादा है, 2,4 हेक्साडाइन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है इस वजह से। इसके अलावा हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसको लाजमी याद कर लेने चाहिए क्रोमोफोर के हवाले से, कि जब भी नॉन कॉन्जुगेटेड अल्कीन होंगे और उनकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी बिलो 200 नैनोमीटर होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है और वो इनएक्सेसिबल होगी टू दी यूवी स्पेक्ट्रोमीटर। इसके अलावा दूसरी बात आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल ग्रुप होंगे तो उनकी जो रेंज होगी, उनकी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो वीक एब्जॉर्प्शन होगी, और उनकी जो रेंज होगी वो होगी 200 से 300 नैनोमीटर की जो है वो रेंज होगी। ऐसा क्यों होगा कि 200 से 300, क्योंकि उसमें कार्बोनाइल में एक डबल बॉन्ड तो है, जब भी डबल बॉन्ड होगा तो उसकी रेंज 200 से तो अबव होगी, लेकिन वो वीक जो है अपना एब्जॉर्प्शन देगी। इसके अलावा क्रोमोफोर में नेक्स्ट अगर हम नंबर 3 पे बात करें कि कॉन्जुगेशन ऑफ C डबल बॉन्ड C एंड कार्बोनाइल ग्रुप शिफ्ट दी लैम्डा मैक्स बोथ ग्रुप टू दी लॉन्गर वेवलेंथ। अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की और कार्बोनाइल C डबल, अगर कार्बोनाइल में जो है आपके पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो उनकी जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट करेगी टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ की। C डबल बॉन्ड C की मैंने पहले एग्जांपल दी है, यहाँ पे आपके पास है। और इसके अलावा अगर कार्बोनाइल की शिफ्ट देखना चाहते हैं आप तो आप ले लें एसीटोन की 279 होती है, और नेक्स्ट आप ले लें क्रोटोनल्डिहाइड, ये आपके पास उसकी जो रेंज होती है वो 290 होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो है आपके पास कार्बन में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, जिस वजह से इसकी थोड़ी सी जो है वो क्या होती है, इसकी जो नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेंज होती है वो ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सोक्रोम जो होते हैं वो क्या होते हैं। द फंक्शनल ग्रुप अटैच टू अ क्रोमोफोर विच मॉडिफाई द एबिलिटी ऑफ क्रोमोफोर। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो अटैच होते हैं किसके साथ, क्रोमोफोर के साथ अटैच होते हैं, और उनकी जो एबिलिटी है उनको मॉडिफाई करते हैं टू एब्जॉर्ब लाइट, आल्टर द वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, वेवलेंथ जो है वो चेंज करते हैं। सेकेंडली हम उनको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, द फंक्शनल ग्रुप विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो मेन पॉइंट है वो ये कि ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, खुद तो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करते बट अटैच विद द क्रोमोफोर टू अल्टर द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके पास क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जस्ट अटैच होते हैं क्रोमोफोर के साथ, खुद तो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करते, जस्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं क्रोमोफोर की। इसके अलावा जो हमारे पास एग्जांपल हैं ऑक्सोक्रोम की, बेंजीन जिसकी लैम्डा मैक्स है 255 नैनोमीटर है जो कि लेस कॉमन है। इसके अलावा जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं फिनोल जिसकी लैम्डा मैक्स है 270 नैनोमीटर, और इसके अलावा हम एनिलीन जिसकी लैम्डा मैक्स है 280 नैनोमीटर। ये आपके पास वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटेन करते हैं, जिनमें एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये हमारे पास है
एनिलीन, ये वाले जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप हैं जो अटैच होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एज ए ऑक्सोक्रोम के तौर पे जो है वो बिहेव करते हैं। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट के। एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी की जो शिफ्ट होती है वो कैसे चेंज होती है। सबसे पहले हम 4 केसेस को जो है स्टडी करते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट है जिसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है जिसको हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं, इसके अलावा हाइपरक्रोमिक इफेक्ट है और इसके अलावा हाइपोक्रोमिक इफेक्ट है। ये चीज़ें कैसे होती हैं, हम इनको जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। अब हम बात करते हैं इन 4 केसेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट की। ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिनमें लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो शिफ्ट कर जाती है टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ, तो ऐसी शिफ्ट को हम नाम देते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट का नाम देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सोक्रोम और बाय चेंज ऑफ सॉल्वेंट। या तो ये होगा कि ऑक्सोक्रोम के ऐड करने से या सॉल्वेंट के चेंज करने से ये वाली जो शिफ्ट होती है वो ऑब्जर्व होती है। आपको पता है, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, कि ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो मेन काज होते हैं लॉन्गर वेवलेंथ का। इस तरीके से अगर हम इसको ब्रीफली मज़ीद जो है वो इंटरप्रेट करना चाहें तो हमारे पास एक एग्जांपल है। इन अल्कलाइन मीडियम कि बेसिक मीडियम में जो पैरानाइट्रोफिनोल है वो रेड शिफ्ट जो है वो शो करता है। ऐसा क्यों करता है? बिकॉज नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इज़ मोर डी लोकलाइज्ड इफेक्टिवली देन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन होती है वो मोर डी लोकलाइज होती है। कैसे डी लोकलाइज होती है कि वो अपना जो कॉन्जुगेशन में जो है वो आसानी के साथ क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, और वो जब भी कॉन्जुगेशन होती है मोर इफेक्टिवली देन लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या करती है, इन्हेंस करती है। ये आपके पास बेसिक मीडियम है और ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इस बेसिक मीडियम की वजह से प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है कि आपके पास ये पैरानाइट्रोफिनोल है। सबसे पहले क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है OH का बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन जो है प्लस में चली जाती है और ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करती है, ये डोनेट करती है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन बन जाती है नेगेटिवली ऑक्सीजन बन जाती है। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और आपके पास वाटर बन जाता है। शुरू में अगर हम बात करें कि पैरानाइट्रोफिनोल है, उसकी जो वेवलेंथ है, जो मैक्सिमा की वैल्यू है वो है 255 नैनोमीटर। लेकिन जैसे ही कॉन्जुगेशन होती है इस डी लोकलाइज नेगेटिवली चार्ज की वजह से, जो डी लोकलाइजेशन होती है वो जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन होती है, तो वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा ऑब्जर्व होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, या जिसको हम दूसरा नाम देते हैं ब्लू शिफ्ट का। ये ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिनमें क्या होता है कि जो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या करती है, शिफ्ट कर जाती है टुवर्ड शार्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर जाती है, तो हम उसको नाम देते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का हम नाम देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है प्रेजेंस ऑफ ग्रुप काज द रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होता है कि ऐसे ग्रुप ऐड होते हैं जो कॉन्जुगेशन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, या फिर क्या होता है कि बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट की चेंज करने से, या फिर ये है कि ऐसे ग्रुप हम ऐड करें कि वो क्या करें, कॉन्जुगेशन को कम करें, तो ये वाली जो आपके पास हिप्सोक्रोमिक है, जो ब्लू शिफ्ट है, वो आपके पास ऑब्जर्व होगी। अब इसको हम मेन एग्जांपल के साथ इलस्ट्रेट करते हैं कि हमारे पास एनिलीन है। एनिलीन जो होता है ब्लू शिफ्ट शो करता है इन एसिडिक मीडियम में क्या करता है, ब्लू शिफ्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये आपके पास एनिलीन का स्ट्रक्चर है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमा की वेवलेंथ होती है जो ऑब्जर्व होती है वो 280 नैनोमीटर होती है। लेकिन जैसे ही हम इसको एसिडिक मीडियम में ऐड करते हैं उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये वाला जो प्रोटॉन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जैसे ही इससे ले लेता है तो जो H है वो इसके साथ अटैच हो जाता है, NH2 के साथ अटैच हो जाता है और NH3 बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पे क्योंकि 2 नॉन बॉन्डिंग जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन होती हैं जो कि कॉन्जुगेशन का सबब बन रहे थे, अब वो कॉन्जुगेशन का सबब नहीं बनेंगे, जिससे कॉन्जुगेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अब आपके पास क्योंकि कॉन्जुगेशन कम हो रही है जिसकी वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी कम जो है वो आपको ऑब्जर्व होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब जैसे ही कॉन्जुगेशन ख़त्म हुई है आपके पास जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आई है वो आई है 265 नैनोमीटर,
जबकि प्रीवियसली अगर हम बात करें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ऑब्जर्व हुई थी एनिलीन में, वो हुई थी 280 नैनोमीटर की रेंज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास नंबर 3 पे है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। ये हमें बताता है एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, या हम जिसको कहते हैं एप्सिलॉन ऑफ ए कंपाउंड इंक्रीज्ड। जब वो इंटेंसिटी जो होती है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो हम इस इफ़ेक्ट को नाम देते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें कि हमारे पास एक पैराडीन की एग्जांपल है जिसकी जो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 257 नैनोमीटर होती है। और इसके अलावा जब हम मिथाइल ग्रुप इसके साथ इंड्यूस कर देते हैं तो इसकी जो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो 260 नैनोमीटर की रेंज में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके पास जो नाइट्रोजन है यहाँ पे पैराडीन में, उसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या करते हैं कि इस कॉन्जुगेशन को, कि जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है डिस्टर्ब करते हैं, अपनी तरफ जो है खींचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा जैसे ही हम क्या करते हैं ऑक्सोक्रोम इंड्यूस करवाते हैं तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है, ये मिथाइल ग्रुप इनको जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, इस नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसकी वजह से ये अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को जो इनसाइड रिंग है वो पुल नहीं करेगा। इस वजह से इसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो लैम्डा मैक्स होती है, वो क्या होती है, वो इंक्रीज़ कर जाती है। इसके अलावा नंबर 4 में हमारे पास है हाइपरक्रोमिक इफ़ेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो कंपाउंड की होती है इसमें डिक्रीज़ हो जाए अगर, तो हम उसको नाम देते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का। इसमें क्या होता है, हम एग्जांपल की बात करते हैं कि हमारे पास नेफ्थलीन जिसकी जो इंटेंसिटी है वो है 9000, जो आपके पास इसकी जो इंटेंसिटी है, जैसे ही हम इसके अंदर मिथाइल ग्रुप इंड्यूस कर देते हैं तो मिथाइल ग्रुप की वजह से क्या होता है, इसकी जो इंटेंसिटी में है वो कमी आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो, जब हम मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। डिस्टॉर्ट होने की वजह से जो इसकी इंटेंसिटी है उसमें क्या आती है, कमी आती है। तो ये है हमारे पास हाइपोक्रोमिक इफ़ेक्ट। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत ही सिंपल है। क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस हैं वो इससे हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इट इज़ यूज फॉर करेक्टराइजिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड कॉन्जुगेटेड ओलिफिन्स। हम एरोमेटिक कंपाउंड और जो कॉन्जुगेटेड ओलिफिन्स होते हैं उनको करेक्टराइज करने के लिए हम इस टेक्निक का जो है वो सहारा लेते हैं। इट कैन बी यूज टू फाइंड आउट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट भी जो है वो इससे हम फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमारे पास थे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, कि हम इम्प्योरिटीज़ की डिटेक्शन भी कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड टू डिटेक्ट द इम्प्योरिटीज़ इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हम इम्प्योरिटीज़ को भी चेक कर सकते हैं इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है कि हम डिटेक्शन कर सकते हैं आइसोमर की, जो पॉसिबल आइसोमर होते हैं उनकी भी हम डिटेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलेकुलर वेट यूजिंग बियर लॉ। हम मोलेकुलर वेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग बियर लॉ। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।